वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 4 मई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2021 के बारे में है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि आईईए ने अभी हाल ही में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है क्या ये ग्लोबल ईवी आउटलुक, आप इसे शॉर्ट में जीवो भी बोल सकते हैं। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसे आईईए पब्लिश करता है साल में एक बार। पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि दुनिया भर में ईवी ट्रेंड चल क्या रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा प्रोड्यूस की जा रही हैं, ज़्यादा परचेज की जा रही हैं, कम प्रोड्यूस कम परचेज की जा रही हैं, इस चीज़ की जानकारी इकट्ठा करना। इसके अलावा ये इन बातों पर भी ध्यान रखते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के इलेक्ट्रिफिकेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो या तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन पैरामीटर्स का पता लगाने का प्रयास भी ये रिपोर्ट करती है। क्या निकल के आया इस आउटलुक में? यहां पर देखिए, इंडिया की बात करते हैं। ये कहा जा रहा है कि 2030 तक जो व्हीकल्स इंडिया में परचेज की जाएंगी उनमें 30% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिप्लॉयमेंट है इंडिया में, वो ऐसा नहीं कि सब लोग 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फॉर्म में खरीदने लगेंगे। रैदर 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की मदद से हम ये माइलस्टोन अचीव करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स जो 2030 तक खरीदे जाएंगे वो 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फॉर्म में होंगे। तो ये तो इंडिया के बारे में कुछ पॉजिटिव्स निकल के आ रहे हैं। हालांकि एक बात और भी कही गई कि फेम 2 स्कीम जो है, जो कि फेम स्कीम का सेकेंड फेज था, उसमें गवर्नमेंट ने जो खर्चा करना था काफ़ी डिले किया। दैट्स वाई इंडिया का जो ये पेस है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ा है। फेम स्कीम के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर फेम 2 पर आते हैं। फेम स्कीम का फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। मतलब ऐसी व्हीकल जो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों से चल सकें या डीजल से, या केवल इलेक्ट्रिक हों, उन्हें हमने तेजी से ना केवल मैन्युफैक्चर करना है, रैदर वो उसे लोग इस्तेमाल भी करें, उसके लिए भी प्रयास करना है। ये स्कीम 1 अप्रैल 2015 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद 2019 के अप्रैल में इसका सेकेंड फेज लॉन्च किया गया 3 साल के लिए, एंड दैट वाज फेम 2 स्कीम। इसमें सरकार को 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने थे, बट काफ़ी डिले हुआ है। पॉसिबली इसमें एक कंट्रीब्यूटर कोविड भी रहा, बट इसकी वजह से जो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन है वो डेफिनेटली कमज़ोर पड़ा है। अगर हम आईईए के बारे में बात करें तो 1974 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। बहुत सारी सरकारें आपस में मिलकर आई ओईसीडी फ्रेमवर्क के तहत, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल यही है कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं या फिर जो बाकी के और भी देश हैं, वहां पर रिलायबल, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए। इनका 4 फोकस एरिया होता है: एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इन्वायरमेंटल फॉर्म में सबको अवेयर किया जाए, और दुनिया भर की सरकारों के साथ, बॉडीज के साथ इंगेजमेंट इंश्योर किया जाए। वर्तमान में 30 मेंबर हैं और 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो फुल फ्लेज्ड मेंबर्स तो नहीं है बट एसोसिएट करते हैं इस बॉडी से। इंडिया भी एसोसिएट मेंबर बन चुका है 2017 के बाद से आईईए में। इसका सेक्रेटेरिएट फ्रांस के पेरिस में है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस व्हीकल आउटलुक 2021। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बोरुख के बारे में है। बोरुख एक रीजन है, कहां पर है, कैसे है, समझेंगे। बिफोर दैट कॉन्टेक्स्ट क्या है। अभी एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में। दोनों सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में किर्गिस्तान ने तो अपना डेटा पब्लिक कर दिया। यह कहा कि इस कॉन्फ्लिक्ट में उनके 31 लोगों की मौत हुई है, जो डिस्प्यूट तजाकिस्तान के बॉर्डर के पास हुआ। लेकिन अभी तजाकिस्तान ने तो कुछ भी नहीं बोला कि उन्हें कितना लॉस हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कंट्रीज एक समय सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करती थी। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सेंट्रल एशिया का मैप देखिए। ये पूरी दुनिया में आप यहाँ पर रशिया के नीचे, इंडिया के नॉर्थ में सेंट्रल एशिया को देख सकते हैं। सेंट्रल एशिया में टोटल 5 कंट्रीज आती हैं। 2000 कजाकिस्तान, जो सबसे बड़ा यहाँ पर आपको दिखेगा। इसके साउथ में यहाँ पर आपको उज्बेकिस्तान दिखेगा। ये तुर्कमेनिस्तान है, जो कंपैरेटिवली न्यूट्रल रहता है। ये 2 कंट्रीज है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। यहाँ पर उज्बेकिस्तान का बॉर्डर भी इन तीनों से टच करता है। ये कंजंक्शन वाला एरिया है जहाँ पर तीनों कंट्रीज अपने बॉर्डर शेयर करती हैं, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। जब से डिमार्केशन हुआ था यहाँ बाउंड्रीज का, तब से ही डिस्प्यूट है।
क्लियर नहीं है कि उज्बेकिस्तान का बॉर्डर कहाँ है, किर्गिस्तान कहाँ कहाँ है और तजाकिस्तान का कहाँ है। मेजरली पहाड़ी इलाका है, इसलिए समस्या और भी ज़्यादा हो जाती है। तो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर ली हमने, सेंट्रल एशियन रीजन में दोनों की लोकेशन देख ली। अब आइए वोरुख के बारे में बात करते हैं। देखिए, वोरुख एक जमौट है जो कि नदन तजाकिस्तान में, आप इसे जमौट कह लीजिए, जमात कह लीजिए। ये हर तरफ से किर्गिस्तान से घिरा हुआ है, मतलब ये है तो तजाकिस्तान का, इसका जो साउथ में है, लेकिन घिरा हुआ है ये किर्गिस्तान से। मैप में लोकेशन देखेंगे। बिफोर दैट जमौट का मतलब क्या होता है? ये थर्ड लेवल की यूनिट है तजाकिस्तान की। जैसे इंडिया में क्या होता है, स्टेट्स होते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट होता है, देन ब्लॉक होते हैं, देन विलेज होता है। तो थर्ड लेवल की यूनिट इंडिया में होती है ब्लॉक। एक ब्लॉक में कई सारे गांव होते हैं। वैसे ही वहां पे थर्ड लेवल की जो यूनिट होती है वो जमात या जमात होती है। एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे जमात होते हैं और एक जमात में कई सारे गांव होते हैं। तो जो वोरुख है वो एक जमात है, मतलब इंडिया के ब्लॉक से आप पैरेलल बोल सकते हैं। वोरुख का जो बॉर्डर है वो डिस्प्यूटेड है तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में। अब आप लोकेशन देखिए मैप में, देखिए ये तजाकिस्तान की टेरिटरी है। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये है वोरुख और ये पूरा कजाकिस्तान है। मतलब तीनों ओर से यहां पर आपको, इनफैक्ट तीन से ज्यादा ओर से, लगभग चारों ओर से आपको यहां पे किर्गिस्तान दिखेगा। इसका जो बॉर्डर है ना, 1/3 बॉर्डर डिस्प्यूटेड है। इसे किर्गिस्तान क्लेम करता है, तजाकिस्तान बोलता है हमारा है। अगर आप थोड़ा कलर्ड मैप में देखना चाहते हैं तो यहां पे देख सकते हैं, ये वोरुख का पूरा इलाका है। ये लगभग चारों ओर से घिरा हुआ है किर्गिस्तान से, लेकिन है तजाकिस्तान का। जो अभी क्लैश हुआ है वो यही वोरुख में ही हुआ है। तो ये तो डिस्प्यूट की बात हो गई। अब देखिए डिस्प्यूट हुआ क्यों है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वोरुख का लगभग 1/3 जो बाउंड्री है वो डिस्प्यूटेड है दोनों कंट्रीज के बीच में। एक लोकल रिवर वहां से फ्लो करती है, पहाड़ी इलाका है, तो पानी एक बहुत ही प्रीमियम चीज हो जाती है, उसको लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। तो जो तजाकिस्तान के लेबरर्स हैं वो उस रिवर में से जो डेब्रिस वगैरह है वो निकाल रहे थे। तो यहाँ पे किर्गिस्तान के लोगों ने आपत्ति जताई। बाद में वहां पर उन्होंने कुछ सीसीटीवी कैमरास वगैरह इंस्टॉल किए सुपरविजन के लिए। तो तजाकिस्तान का कहना है कि किर्गिस्तान के लोगों ने फायरिंग की। बाद में तजाकिस्तान के लोगों ने भी फायरिंग की। तो 31 लोगों की मौत तो किर्गिस्तान की ओर से हुई है। तजाकिस्तान ने अपना कोई भी डेटा अभी तक पब्लिक नहीं किया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस इशू। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट के बारे में है। हाल ही में बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अमेरिका ने यह क्लियर किया है कि वो 6 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडिया को देंगे, जिसकी कॉस्ट लगभग 2.42 बिलियन यूएस डॉलर होगी। ये बातचीत इंडिया की काफी पहले से हो रखी है। उन्होंने बस क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई जो बातचीत हुई है वो क्लियर है, इंडिया जब चाहे हमसे परचेज कर ले। देखिए ये है क्या, ये जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट है ये लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। कई तरीके के काम इससे आप ले सकते हैं। मेजरली ये सुपरविजन करता है। जो वहां की बोइंग कंपनी है वो इसे बनाती है और इंडियन नेवी इसके कई सारे एयरक्राफ्ट अभी इस्तेमाल कर भी रही है। ये जब आएंगे तो डेफिनेटली ये इंडिया का जो तुपोलेव TU-142 एयरक्राफ्ट है उसे रिप्लेस करेंगे, जो इंडियन नेवी राइट नाउ इस्तेमाल कर रही है। P-8I एयरक्राफ्ट जो है वो P-8A के वेरिएंट हैं, जो यूएस की नेवी इस्तेमाल करती है, उसी का वेरिएंट है जो वो बाकी देशों को सेल करते हैं, बेचते हैं। P-8I एयरक्राफ्ट जो है वो 789 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है और 12,496 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इसके पास ये सभी वेदर में काम करने में सक्षम है, दिन में, रात में, और हर तरीके की प्रिसाइज इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडियन नेवी की कैपेसिटी को, जो सर्विलांस की कैपेसिटी है, ये 30 सालों के लिए बढ़ा देगा। इसे आसानी से हम आर्म फोर्सेस में अब्जॉर्ब कर सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। और इससे मिलिट्री बैलेंस भी कोई बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत कोई घातक इक्विपमेंट नहीं है। हालांकि सबमरीन्स पर अटैक करने के लिए काफ़ी कैपेबल है, सबमरीन्स वगैरह कोई अटैक कर सकता है। दैट्स वाई इंडिया इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि चाइनीज सबमरीन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। अब हम बहुत ज़्यादा सबमरीन्स तो ले नहीं सकते, लेकिन उसे काउंटर करने के लिए अगर हमारे पास ये पेट्रोल एयरक्राफ्ट है तो डेफिनेटली इससे हमें मदद मिलेगी। एंटी सरफेस वॉरफेयर में भी कैपेबल है, इंटेलिजेंस, मैरीटाइम पेट्रोल, सर्विलांस और किसी भी मिशन को ओवरसी करने में भी हम इसकी मदद ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के बारे में है। अभी इंडियन नेवी ने हाल ही में इसे लॉन्च किया। समुद्र सेतु 1 2020 में लॉन्च किया गया था, जब कोविड-19 काफ़ी तेजी से फैल रहा था। दुनिया भर में अपने लोग जो फंसे हुए थे उन्हें वापस लाने की जिम्मेदारी इंडियन नेवी ने ली थी और समुद्र सेतु 1 लॉन्च किया गया था। अभी समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया गया है, जब एक सेकेंड वेव इंडिया फेस कर रहा है। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत सारे लोग दिक्कत में हैं, समस्या में हैं इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो क्रायोजेनिक कंटेनर्स को दूसरे देशों से इंडिया तक लाने की जिम्मेदारी समुद्र सेतु 2 के तहत इंडियन नेवी ने उठाई है। मेडिकल ऑक्सीजन को इंडिया तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके लिए कई सारे 7 नेवल शिप्स इस्तेमाल किए जाएंगे, कोलकाता, कोची, तलवार, तबार, त्रिखंड, जलश्व, ऐरावत,
हालांकि डेफिनेटली ये नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, यूपीएससी आपसे नाम नहीं पूछेगी। मैं वो आपसे पूछ लें कि समुद्र सेतु 2 किससे रिलेटेड है, तो आपको पता हो कि हाँ, मेडिकल ऑक्सीजन के जो भी शिपमेंट्स हैं उनको लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। समुद्र सेतु 1 का मैंने आपको बता दिया, मई 2020 में लॉन्च किया गया था। वंदे भारत मिशन के तहत अपने लोगों को वापस लाने के लिए आईएनएस जलस और आईएनएस मगर का इस्तेमाल किया गया था। कुछ और भी जो शिप्स हैं उनका इस्तेमाल अपने लोगों को वापस लाने के लिए किया गया था। तो ये तो हमारी सारी बातें हो गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अर्थ का एक्सिस क्लाइमेट चेंज की वजह से शिफ्ट कर रहा है उसके बारे में है। ये एक रिसर्च है जो अभी पब्लिश की गई है जियोफिजिक्स रिसर्च लेटर में। इस रिसर्च को कंडक्ट किया गया था अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के द्वारा, यानी कि एजीयू के द्वारा। तो इन्होंने ये कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अर्थ का एक्सिस है वो मूव कर रहा है। क्या है पूरा मामला, ये समझिए। देखिए, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। एक्सिस ऐसी कोई डंडी नहीं है जो हमने अर्थ में डाल रखी है, ये एक आर्टिफिशियल लाइन है जो हमने इमेजिन कर रखी है, जिसके चारों ओर हम ऐसा मानते हैं कि जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है। पैरेलली वो सूर्य के चारों ओर रिवोल्यूशन भी करती है, चक्कर भी लगाती है। जिस पॉइंट पर ये एक्सिस हमारे अर्थ के सरफेस को टच करता है इमेजिन फॉर्म में, वो हमारा पोल है। जिस जगह पे ये नॉर्थ में टच करता है उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और जिस जगह पे ये साउथ में टच करता है उसे हम कहते हैं साउथ पोल। अब देखिए, इस इमेजिनरी लाइन से हमें यह पता चलता है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अब आइए इस शिफ्ट की बात करते हैं। देखिए, जहां पर ये मान लीजिए अर्थ है, जहां पर ये एक्सिस टच करता है वही हमारा पोल है। अब ये पोल स्टेबल नहीं रहता, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आता रहता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आप लट्टू घुमाइए, जैसे लट्टू घूमता है वैसे ही अर्थ घूमती है। अगर आप लट्टू के मास में कोई डिस्ट्रप्शन करें, कहीं पर लकड़ी ऐड कर दें, कहीं पे गड्ढा कर दें, तो लट्टू के मूवमेंट पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही अर्थ के साथ होता है। अर्थ के मास में अगर कहीं कोई उसके डिस्ट्रीब्यूशन में डिसरप्शन होगा तो उसके रोटेशन पे फर्क आएगा, उसके एक्सिस में थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसे पोलर मोशन कहा जाता है। 20th सेंचुरी का जो डेटा नासा ने कलेक्ट किया उसमें यह बताया कि 10 सेंटीमीटर पर ईयर के बेसिस पे जो एक्सिस है वो ड्रिफ्ट किया है, उसने अपनी लोकेशन को चेंज किया है, और एक शताब्दी में ये चेंज लगभग 10 मीटर का रहा है। यूजुअली ये जो चेंज होता है पोल में, वो अर्थ के हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ओशियंस या जो सॉलिड अर्थ है उसके मूवमेंट की वजह से होता है। कुछ इधर उधर हुआ तो फिर उसका जो एक्सिस है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, ये होता रहता है। लेकिन अब हम ये कर रहे हैं, हमारी वजह से अब ये हो रहा है। हमने डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया अर्थ के मास डिस्ट्रीब्यूशन में। हमने कैसे डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया? 1990 के बाद से ही जो क्लाइमेट चेंज काफी तेजी से बढ़ा है, उससे बिलियंस ऑफ टन जो ग्लेशियल आइस है, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल के समंदर में चले गए। ग्लेशियर का एरिया हल्का हो गया, समंदर में पानी ऐड हो गया, डेफिनेटली वो भारी हो गया। अब वो एक्सिस के मूवमेंट को थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा? स्टडी के मुताबिक अब जो अर्थ है वो ईस्टवर्ड, उसका जो एक्सिस है वो पूर्व की डायरेक्शन में, पूर्व की ओर स्लाइटली फिक्स हो रहा है। ऐसे देखिए, सपोज करिए पहले ये यहां था, अब ये स्लाइड करके ईस्टवर्ड आ रहा है। इतना नहीं जितना दिखाया गया है, बट फिर भी थोड़ा बहुत कुछ मीटर्स में ये शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये पहले की तुलना में बहुत ज्यादा है। 1990 के बाद से जो अर्थ का हाइड्रोस्फीयर है, जहां पानी होता है, उसमें काफी ज्यादा चेंज आया है। अगर आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो 1981 से 1995 के बीच में जो चेंज हुआ था उसके कंपैरिजन में 1995 से 2020 के बीच का ये चेंज 17 गुना ज्यादा है। महज 4 डिकेड में जो हमारे पोल्स हैं वो 4 मीटर की डिस्टेंस तक ड्रिफ्ट कर चुके हैं, बदलाव कर चुके हैं। दो मेजर रीजंस बताए जा रहे हैं इसके। पहला तो ये कि आइस की मेल्टिंग हो रही है, समंदर में पानी ऐड हो रहा है। दूसरा, हम ग्राउंड वाटर हर साल बहुत सारा निकालते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए। अब वो पानी जब जमीन के ऊपर आता है तो फिर वो बादल बन जाता है, वापस से बरसता है, नदियों नालों के जरिए वो समंदर में चला जाता है। आइस शीट्स पिघल के समंदर में जा रही हैं, हमने जमीन का पानी निकाल के समंदर में डाल दिया, तो हम प्लेनेट के मास को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और अगर ऐसा होगा तो फिर हमारा जो ये एक्सिस है वो ड्रिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा? अब देखिए, इसका हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, एज सच इसका हमारे दिनचर्या पे, जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चेंजेस बहुत माइनर हैं। हाँ, दिन की लंबाई कुछ सेकंड्स डेफिनेटली बढ़ सकती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021 के बारे में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस आउटलुक को रिलीज किया है। ये एक एनुअल इकोनॉमिक रिपोर्ट है जहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। एनालाइज किया जाता है उनके इकोनॉमिक और डेवलपमेंट इश्यूज को, जो भी एशिया के देश हैं। क्या निकल के आया इंडिया के बारे में? ये कहा गया कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 11% के पेस को पकड़ेगी 2021-22 के इकोनॉमिक ईयर में।
हालांकि डेफिनेटली उन्होंने इस इवैल्यूएशन में इस समय जो इंडिया फेस कर रहा है कोविड-19 का सर्ज, उसको कैलकुलेट नहीं किया होगा। 2022-23 में उन्होंने कहा कि जो ग्रोथ होगी वो मॉडरेट होगी 7% की। हालांकि ओवरऑल इकोनॉमी का जो साइज है वो 2020-21 में 8% तक कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये भी इन्होंने बताया। अगर बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो 19 दिसंबर 1966 को इसे एस्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड बैंक की तर्ज पे। फिलीपींस के मनीला में हेडक्वार्टर है, 68 मेंबर कंट्रीज हैं। इसे ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया गया है यूनाइटेड नेशंस में। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था जब इसे फाउंड किया गया। तो ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एशिया में प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। 2019 के दिसंबर में 5 जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं उनका बारे में बता देता हूं। जापान और यूएस 15.6% पे टॉप पर है, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना 6.4%, इंडिया 6.3%, देन ऑस्ट्रेलिया 5.8%। कुछ स्टेटमेंट हैं आपको ट्रू एंड फास्ट बताना है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1974 में स्टैब्लिश किया गया ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ओईसीडी फ्रेमवर्क के तहत। वो रुख यूक्रेनियन रीजन में मिलेगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स को इंडिया ला रहा है अब्रॉड से। अर्थ का एक्सिस जो रोटेशन उसका हो रहा है, स्टडी के मुताबिक नॉर्थ पोल वेस्ट वर्ड शिफ्ट कर रहा है 1990 के बाद। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। जब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेशन की पीडीएफ ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स सिंपली सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।